हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पिछली वीडियो में ये पता हो ही गया था कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है कोशिकाओं में, वह दो चरणों में पूर्ण होता है। तो प्रथम चरण हमने इसके पिछली वाली वीडियो में पूरा अध्ययन कर लिया था। अब उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए और उसके द्वितीय चरण को आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं, अध्ययन करते हैं। एक आपसे आग्रह है कि यदि आपने प्रथम इसका भाग नहीं देखा है, यानी अर्धसूत्री विभाजन प्रथम को नहीं देखा है, तो उसको प्लीज हमारे चैनल में जा करके और उसे देख लें, ताकि उसके आगे का जो क्रम है वह आपको पता चल सके। यह बात इसलिए भी है क्योंकि जब तक आप पहला चरण इसका नहीं देखेंगे तो दूसरे चरण में आपको उतनी बातें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन का जो प्रथम चरण होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी चरण में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। बाकी जो दूसरा चरण है ये समसूत्री विभाजन से मिलता जुलता होता है। इसलिए जो मेन अर्धसूत्री विभाजन है वह अर्धसूत्री विभाजन प्रथम चरण जो है, यानी अर्धसूत्री विभाजन प्रथम ही है। इसलिए उसको यदि आपने नहीं देखा तो पहले उसको देखें, इसके पश्चात इसको देखें। ठीक है, तो चलिए उसको हम कंटिन्यू करते हैं कि अब जो अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय है इसमें क्या होता है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम को देखा था उसमें ये बातें आई थी कि दो पुत्री कोशिकाएं जो बनती है उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। यानी जैसे ही केंद्रक विभाजन पूर्ण हुआ था उसके ठीक बाद कोशिका द्रव्य विभाजन हुआ था और विभाजन के पश्चात दो पुत्री कोशिकाएं बनी थी जिनके केंद्रक कैसे थे, अगुणित थे, अर्थात गुणसूत्रों की जो संख्या थी वह आधी शेष बची थी। ठीक है, तो अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे फिगर पे आप देख रहे हैं कि ये दो पुत्री कोशिकाएं प्राप्त हो गई। अब जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन प्रथम पूर्ण होता है वैसे ही ठीक बिल्कुल तुरंत अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसमें भी वही है कि सबसे पहले इसमें केंद्रक विभाजन होगा, केंद्रक विभाजन, अर्थात इसमें सबसे पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, अब इस कैरियोकाइनेसिस ये पहला चरण होगा। फिर इसके बाद इस कैरियोकाइनेसिस में फिर वही अवस्थाएं चलेंगी, प्रोफेज, सेकंड, ये ए नंबर में आएगा। फिर इसके बाद प्रोफेज के बाद मेटाफेज, मेटाफेज सेकंड, फिर इसके बाद एनाफेज सेकंड, और इसके पश्चात आ जाएगा टीलोफेज सेकंड। इस प्रकार से केंद्र विभाजन, जैसा पूर्व में आपको जानकारी है भी कि इन चार अवस्थाओं में पूरा हो। इसके पश्चात क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव्य विभाजन। क्या होगा, कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। ठीक है, तो इतने चरणों में हम, यानी कोशिका द्रव्य विभाजन का मतलब साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो आइए एक एक करके इनको समझते हैं। यद्यपि अब इसमें शेष जो पार्ट बचा है वो बहुत थोड़ा सा है, इसलिए इसको फटाफट समझते हैं, क्योंकि समसूत्री यदि हमने समझा है तो लगभग उसके जैसा ही होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, प्रोफेज जो सेकंड है, जिसको हम पूर्वावस्था भी बोलते हैं, ये भी जानकारी आपको पूर्व वीडियो में हो चुकी है। पूर्वावस्था, इस पूर्वावस्था में क्या हो रहा है, जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है कि इसमें गुणसूत्र जो होते हैं संघनित होते हैं, थोड़ा सा मोटे होने लगते हैं और स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर एक चीज पहले से ही है, एक गुणसूत्र के साथ चार चार भुजाएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। ठीक है, क्योंकि ये अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय है, तो प्रथम जो हुआ है उस प्रथम में जो विभाजन हुआ था उस विभाजन में गुणसूत्र की युगली अलग हुई थी। जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया था, गुणसूत्र जो बिंदु होते हैं यानी सेंट्रोमियर जो होते हैं वो अलग नहीं हुए थे, इसलिए एक गुणसूत्र में चार चार भुजाएं दिखती है, अर्थात दो क्रोमेटिड यानी दो अर्ध गुणसूत्र जो होते हैं वो आपस में जुड़े हुए दिखाई देते हैं। ये देखिए दो पुत्री कोशिकाएं, दोनों में सेम चीजें हैं। यहाँ पे देखिए चार चार भुजाएं, यानी कि ये दो अर्ध गुणसूत्र होते हैं। यदि हम एक देखें, एक गुणसूत्र की ये इस तरह से भुजा है,
ठीक है ना, ये एक अर्ध गुणसूत्र है। और जब इसी के साथ एक अर्ध गुणसूत्र और जुड़ जाता है तो ये क्या होता है, दो अर्ध गुणसूत्र जब जुड़ते हैं तो एक गुणसूत्र बन जाता है। तो यहां पर ये पहले से ही व्यवस्था है। हाँ, केवल इतना होता है इस अवस्था में, दो मुख्य बातें कि थोड़ा सा गुणसूत्र मोटे हो जाते हैं और मोटे होने के साथ साथ और अधिक स्पष्ट हो जाते हैं, और प्रोफेज सेकंड के समापन तक जो केंद्रक झिल्ली होती है वह समाप्त हो जाती है। ये दो परिवर्तन मुख्य रूप से होते हैं किसमें, पूर्वावस्था सेकंड। ठीक है, अब केंद्रक झिल्ली यहां से समाप्त हो गई। जब केंद्रक झिल्ली यहां से समाप्त हो जाती है तो गुणसूत्र कहां पहुंच जाएंगे, पूरा केंद्र का अस्तित्व ही खत्म। जब अस्तित्व ही समाप्त हो गया तो केंद्रक जो गुणसूत्र है वह कहां से पहुंच जाएंगे, कोशिका द्रव में। और कोशिका द्रव में बिखर जाएंगे। अब जैसे ही बिखरते हैं कोशिका द्रव में तो दूसरी उपावस्था आ जाती है जिसको कहते हैं मेटाफेज सेकंड, अर्थात मध्यावस्था। मध्यावस्था हो। अब इस मध्यावस्था सेकंड में क्या हो रहा है देखिए, अब ये मध्यावस्था में क्या होता है, गुणसूत्र जो होते हैं, चूंकि केंद्र तो है नहीं, गुणसूत्र कोशिका की मध्य पट्टिका में व्यवस्थित हो जाते हैं। और साथ ही जो सेंट्रियोल होते हैं, यानी तारक केंद्र होते हैं, जो ध्रुवों की ओर पहले से ही जा चुके होते हैं, ऐसे जो सेंट्रियोल होते हैं वह क्या करते हैं, तर्क तंतुओं का यानी फाइबर स्पिंडल का निर्माण करते हैं। और वह फाइबर स्पिंडल यानी कि तर्क तंतु जो होते हैं गुणसूत्रों के काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। दोनों फिगर सेम सेम है क्योंकि दो कोशिकाएं चल रही है साथ में। तो यहां पर चाहे इस चित्र में देखिए चाहे इस चित्र में देखिए, दोनों में सेम चीजें हैं। तो यहां पर देखिए कि जो काइनेटोकोर होते हैं, काइनेटोकोर से जो तर्क तंतु होते हैं वो जुड़ जाते हैं, और दूसरी तरफ तो वो सेंट्रियोल से जुड़े ही हैं। तो इस तरह की जो तर्क तंतुओं की व्यवस्था होती है यह मध्यावस्था में होती है। ठीक है, अर्थात मध्यावस्था में गुणसूत्र क्या करते हैं कि मध्य रेखा पर कोशिका के व्यवस्थित होते हैं और तर्क तंतु जो होते हैं वह इनके काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। ये हो गई कौन सी, मध्यावस्था सेकंड। इसके पश्चात अगली अवस्था आ जाती है जिसको कहते हैं पश्चावस्था। पश्चावस्था, पश्चावस्था सेकंड। अब इस पश्चावस्था सेकंड में क्या हो रहा है, यहां पर जैसे ही मध्यावस्था समापन की ओर होती है तो तुरंत पश्चावस्था स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि गुणसूत्र में क्या हो रहा है, एक तो ये है कि जो ये दोनों तरफ के सेंट्रियोल होते हैं जो ध्रुवों की तरफ है, इनके द्वारा बनाया गया तर्क तंतु होता है ये सिकुड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से गुणसूत्र का जो गुणसूत्र बिंदु है, अर्थात जो एक गुणसूत्र है यानी एक अर्ध गुणसूत्र, ऐसा समझे, एक अर्ध गुणसूत्र ये समझ लेंगे यहां से, ये एक अर्ध गुणसूत्र है और यहीं से एक दूसरा अर्ध गुणसूत्र इसके साथ जुड़ा हुआ है। और इन दोनों को जोड़ने वाली जो संरचना है ये सेंट्रोमियर कहलाएगी, गुणसूत्र बिंदु है। अब जब तर्क तंतु यहां से लगे हुए हैं और ये खिंचाव दे रहे हैं दोनों तरफ ऐसे, तो इस खिंचाव की वजह से गुणसूत्र बिंदु जो होता है वहां से ये गुणसूत्र अर्ध गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, इसके समापन के पास जैसे ही ये पश्चावस्था आती है तो गुणसूत्र बिंदु जो होते हैं अलग हो जाते हैं और गुणसूत्र जो होते हैं अर्ध गुणसूत्रों में बंटकर और कहा ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। ये कौन सी अवस्था में हो रहा है, पश्चावस्था। पश्चावस्था यानी एनाफेज में। एनाफेज में गुणसूत्र जो होते हैं गुणसूत्र बिंदुओं से अलग हो जाते हैं और इस तरह से दोनों तरफ के ध्रुवों में अर्ध गुणसूत्र क्या होने लगते हैं, इकट्ठे होने लगते हैं। अब क्या होगा, जब ये इस तरह से गुणसूत्र इकट्ठा हो गए, यहीं से ये समाप्त हो जाती है कौन सी, पश्चावस्था। अब आ जाएगी अंत्यावस्था यानी कि टीलोफेज। तो ये हो गई अंत्यावस्था। अंत्यावस्था में क्या होगा देखिए, तो अंत्यावस्था में क्या होगा कि गुणसूत्र जो होंगे इसमें जैसे ध्रुवों की ओर इकट्ठा होंगे तो ध्रुवों के पास ही केंद्रक झिल्ली का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। जैसे एक कोशिका को यदि यहां पे देखें, दोनों में इस तरह की सिचुएशन होगी, ये संरचना इसमें भी बनेगी इसमें भी बनेगी, लेकिन यहाँ पे एक आपको दिखाई दे रही है ताकि आप समझ में आ जाए, बाकी इसमें भी वही होगा जैसा कि इसमें हो। तो एक कोशिका जो होती है वह थोड़ा सा लंबी हो जाएगी, थोड़ा सा उसका जो आकार है वो लंबाई में बढ़ जाएगा, यानी कि लगभग अंडाकार के जैसी हो जाएगी। और इसमें क्या होगा, ध्रुवों पर उपस्थित जो केंद्रक हैं, क्योंकि अब क्या हुआ है, ध्रुवों पर गुणसूत्र इकट्ठे हो गए हैं, अर्धगुणसूत्र। अब वो अर्धगुणसूत्र के चारों ओर क्या है, केंद्रक झिल्ली बन गई है। तो इस तरह से दो केंद्रक अस्तित्व में आ जाते हैं। ये कब आ जाते हैं, टीलोफेज के आने तक, ठीक है ना, यानी टीलोफेज में ही हो जाते हैं।
अर्थात जो केंद्रक है वह दो हो जाते हैं, एक कोशिका और दो केंद्रक, और सारे के सारे कोशिकांग जो होते हैं आधे आधे बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनका विभाजन तो पहले ही हो चुका होता है। तो इस तरह आधे कोशिकांग इधर, आधे कोशिकांग इधर, और दो केंद्रक भी बन गए। तो यहां से क्या है कि एक कोशिका के द्वारा, यानी एक कोशिका ये, एक कोशिका ये, इनके द्वारा इस तरह से ये दो संरचनाएं इसमें बनती हैं, यानी दो केंद्रक वाली दो कोशिकाएं बन जाती हैं। एक कोशिका ये दो केंद्रक वाली और ये भी दो केंद्रक वाली। यहां समाप्त हो जाता है क्या? अंत्यावस्था। और जैसे ही अंत्यावस्था समाप्त होती है तो उसके तुरंत बाद कोशिका द्रव्य विभाजन शुरू हो जाता है, क्योंकि एक कोशिका में दो केंद्रक हो गए हैं तो उसका बंटवारा होना निश्चित ही है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में अब क्या हो रहा है? कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, अर्थात साइटोकाइनेसिस होगा। तो साइटोकाइनेसिस के लिए जैसे जानते हैं आप, जंतु कोशिका में जो जीव द्रव्य का विभाजन होता है वह खांच विधि से के द्वारा होता है, जबकि जो पादप कोशिकाएं होती है प्लेट विधि होती है। तो यहाँ पे क्या होता है? जीव द्रव्य में, यानी जो कोशिका द्रव्य है उसमें खांच बननी शुरू हो जाएगी दोनों तरफ से। अब ये खांच बढ़ता 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 और क्या हो जाता है? दोनों तरफ का खांच आपस में जुड़ जाता है और दो कोशिकाएं स्वतंत्र रूप से मुक्त हो जाती है। तो इस प्रकार एक कोशिका से दो बनी तो दो कोशिका से चार यहाँ पर पुत्री कोशिकाएं बन जाती है। इसका आपको ध्यान रखना है। यानी अर्धसूत्री विभाजन का जो द्वितीय चरण है उसके समापन तक चार पुत्री कोशिकाएं बन जाती हैं, और इन चारों पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका की आधी होती है, अर्थात इनका जो केंद्रक होता है वो अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गया अर्धसूत्री विभाजन। समापन में, यानी चूंकि अब ये समाप्त हो गया यहीं से, तो यहां पर एक महत्वपूर्ण बात हम आपको बताना चाहेंगे कि अर्धसूत्री विभाजन जो होता है यह जनन कोशिकाओं में होता है, और जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होने से गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, और साथ में जब लैंगिक जनन की क्रिया होती है आधे गुणसूत्र नर से जाते हैं और आधे गुणसूत्र मादा से जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो विभिन्नताएं होती हैं, विभिन्नताओं का प्रादुर्भाव लैंगिक जनन में ज्यादा संभावित होता है, और यही हमारे जैव विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यानी जैव विकास में वेरिएशन यानी विभिन्नता का अहम रोल है। इसलिए जो अर्धसूत्री विभाजन है यह जैव विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह अर्धसूत्री विभाजन का प्रथम चरण और द्वितीय चरण आपको समझ में आया होगा। यदि एक बार में कोई चीज समझ में नहीं आती तो उस वीडियो को आप दोबारा देख लें, पॉज करके देख लें, समझ लें, नोट्स तैयार कर लें। तो इस तरह हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर, ये जो कोशिका विभाजन है, ये आपको जरूर समझ में आएगा। इसी उम्मीद के साथ हम अपनी बात को यही समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो तक आप इंतजार करें और हमारा समर्थन सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।